नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा सज्जन सिंह तक का इतिहास देख लिया था और जब सन 1884 में महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय महाराणा सज्जन सिंह के भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके भी कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के अगले शासक कौन बने? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा गोद लिए हुए उनके पुत्र महाराणा फतेह सिंह। तो देखिए, महाराणा फतेह सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1884 से लेकर के सन 1921 ईस्वी तक। 1884 से लेकर के सन 1921 ईस्वी तक। और देखिए कौन थे? महाराणा फतेह सिंह महाराणा सज्जन सिंह द्वारा गोद लिए गए थे। मेवाड़ के घुइल राजवंश के बारे में आप ये ध्यान रखना कि लगातार 5 शासकों के कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, लगातार 5 शासकों के कोई पुत्र नहीं था। देखिए, सबसे पहले महाराणा जवान सिंह के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने महाराणा सरदार सिंह को गोद लिया था। महाराणा सरदार सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने महाराणा स्वरूप सिंह को गोद लिया था। महाराणा स्वरूप सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने महाराणा शंभू सिंह को गोद लिया था। महाराणा शंभू सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने महाराणा सज्जन सिंह को गोद लिया था। और महाराणा सज्जन सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को गोद लिया था। लेकिन देखिए, महाराणा सज्जन सिंह तक जो सबसे कॉमन बात मिलती है वो क्या मिलती है कि महाराणा सज्जन सिंह तक जितने भी मेवाड़ के महाराणा गोद लिए गए थे वो सब मेवाड़ के बागोर ठिकाने से गोद लिए गए थे। जबकि महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ में एक शिवरती का ठिकाना आता है, शिवरती के ठिकाने से गोद लिए गए थे। बेसिकली महाराणा फतेह सिंह शिवरती के महाराजा दल सिंह के पुत्र थे, तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह शिवरती के महाराजा दल सिंह के पुत्र थे। महाराणा फतेह सिंह के बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा फतेह सिंह ने शासक बनने के बाद में सन 1889 ईस्वी में उदयपुर में जो सज्जन निवास बाग बना हुआ है, उदयपुर के सज्जन निवास बाग में कर्नल वाल्टर द्वारा स्थापित की गई राजपूत हितकारिणी सभा की शाखा की स्थापना की थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1889 में महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर के सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की शाखा की स्थापना करी थी। ध्यान देना, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना नहीं करी थी बल्कि इसकी शाखा की स्थापना करी थी। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? कर्नल वाल्टर ने की थी। और कहां पर की थी? अजमेर में की थी। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अजमेर में। इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए, कर्नल वाल्टर ने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में करी थी। और देखिए, वास्तव में कर्नल वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना क्यों की थी? तो उस समय राजपूतों में कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे कि बहुविवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, कन्यावध हो गया और विवाह के अवसर पर बहुत अधिक फिजूल खर्ची करना हो गया। इन सभी कुप्रथाओं के अंत के लिए या इनके नियमन के लिए या इन कुप्रथाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नल वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी अजमेर में। और इसी राजपूत हितकारिणी सभा की शाखा की स्थापना की थी महाराणा फतेह सिंह ने उदयपुर के सज्जन निवास बाग में। तो देखिए, इसका मुख्य कार्य राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह एवं कन्यावध तथा फिजूल खर्च का प्रबंध करना था। इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है महाराणा फतेह सिंह को लेकर के वो क्या है कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में सन 1889 ईस्वी में ब्रिटेन के छोटे राजकुमार जिनका नाम था कनौट ने उदयपुर की यात्रा की थी। कनौट उदयपुर आए थे और कनौट के उदयपुर आने पर महाराणा फतेह सिंह ने कनौट के हाथों से उदयपुर में एक स्थान आता है देवाली में एक बांध की नींव कनौट के हाथों से रखवाई थी और उस बांध का नाम रखाया गया था कनौट बांध महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। तो देखिए, 1889 में महारानी विक्टोरिया के छोटे पुत्र ब्रिटेन के छोटे राजकुमार कनौट के उदयपुर आगमन पर फतेह सिंह ने उदयपुर के देवाली नामक स्थान पर, विशेष तौर पर ध्यान रखना, उदयपुर के देवाली नामक स्थान पर एक नए बांध की नींव राजकुमार कनौट के हाथों रखवाकर उसका नाम क्या रखा था? कनौट बांध रखा था। लेकिन बाद में इसी कनौट बांध का नाम बदल करके फतेह सागर बांध रखा गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, लिखिए, बाद में इस बांध का नाम बदल करके फतेह सागर बांध रखा गया था। और यहां पर आप इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए, कनौट किस वर्ष आया था उदयपुर? 1889 ईस्वी में आया था। कनौट के आने के लगभग 1 साल के बाद में सन 1890 में महारानी विक्टोरिया का बड़ा बेटा जिसका नाम था एडवर्ड सप्तम या कनौट का बड़ा भाई एडवर्ड सप्तम भी उदयपुर की यात्रा पर आया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1890 में महारानी विक्टोरिया के बड़े पुत्र एवं युवराज एडवर्ड सप्तम ने भी अपने युवराज काल में उदयपुर की यात्रा की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी? महाराणा सज्जन सिंह के समय में एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है मिस्टर विंगेट। मिस्टर विंगेट ने मेवाड़ में नया भू बंदोबस्त का कार्य शुरू किया था, लेकिन महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। वो भू बंदोबस्त का कार्य महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1893 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में विंगेट के द्वारा भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण किया गया था।
और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि विंगेट ने जब नया भूबंदोबस्त शुरू किया था तो इस भूबंदोबस्त में क्या नियम रखे गए थे कि जो भी भू राजस्व होगा, जो भी लैंड रेवेन्यू होगा, उसके ऊपर 1 रुपए का अगर मान लीजिए लैंड रेवेन्यू है तो उसके ऊपर 1 आना अधिभार अर्थात सरचार्ज लगाया गया था। और सरचार्ज से जो भी टैक्स इकट्ठा होता था उस टैक्स के पैसे को अस्पताल और मदरसों के निर्माण में अर्थात स्कूलों के निर्माण में लगाए जाने का प्रावधान था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, जिसमें 1 रुपए के भू राजस्व पर अर्थात लैंड रेवेन्यू पर 1 आना अधिभार लगाकर अर्थात 1 आना सरचार्ज लगा करके इसे अस्पताल और मदरसे के निर्माण में खर्च किया जाने लगा था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सन 1887 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे अर्थात गोल्डन जुबली पूर्ण हुई थी। और इसी उपलक्ष्य में महाराणा फतेह सिंह ने जो उदयपुर में सज्जन निवास बाग बना हुआ है, सज्जन निवास बाग में महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया हॉल म्यूजियम या विक्टोरिया हॉल अजायबघर की स्थापना करवाई थी। और विक्टोरिया हॉल म्यूजियम के पास में ही विक्टोरिया हॉल पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी की स्थापना भी करवाई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1887 में महाराणा फतेह सिंह ने महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल अर्थात गोल्डन जुबली पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उदयपुर के सज्जन निवास बाग में विक्टोरिया हॉल म्यूजियम या अजायब घर एवं विक्टोरिया हॉल पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई गई थी। तो विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना। अब देखिए, सन 1887 के बाद में सन 1897 में महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के अवसर पर महाराणा फतेह सिंह की सलामी में निजी तोपों की संख्या बढ़ा करके 21 कर दी गई थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, 1897 में महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के अवसर पर महाराणा फतेह सिंह की निजी सलामी में तोपों की संख्या बढ़ा करके 21 कर दी गई थी। और यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात ही हमने महाराणा सज्जन सिंह के शासन काल में भी पढ़ी थी कि जब महाराणा सज्जन सिंह ने लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया था तो उस दरबार के बाद में महाराणा सज्जन सिंह की निजी सलामी में 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। ये बात भी बिल्कुल कुछ वैसी है, तो कंफ्यूज मत होना। एक बार दोनों का आप मिलान कर लेना, पिछली क्लास में जाकर के एक बार देखना। अब देखिए, जो हरित जयंती होती है ये क्या होती है, किताबों में केवल यही शब्द मिलता है, मुझे भी नहीं पता हरित जयंती किसे कहा जाता है। लेकिन हरित जयंती के अवसर पर महारानी विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर सन 1897 में एक और घटना घटित हुई थी। वो क्या थी कि जो महाराणा फतेह सिंह की रानी थी उनको अंग्रेज सरकार की ओर से या महारानी विक्टोरिया की ओर से एक उपाधि प्रदान की गई थी। उस उपाधि को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इसी अवसर पर महाराणा फतेह सिंह की रानी को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा फतेह सिंह की रानी राजपुताने की प्रथम रानी थी जिनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका भी आप ध्यान रखना। महाराणा फतेह सिंह की रानी राजपुताना की प्रथम महारानी थी जिन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा देखिए, आपने एक अकाल का नाम सुना होगा, छप्पनिया अकाल। वो छप्पनिया अकाल मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह के शासन काल में पड़ा था। और देखिए, इस अकाल को छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। और अगर विक्रम संवत 1956 को ईसवी संवत में अगर अपन देखें तो सन 1899 में पड़ा था। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था और इसीलिए इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अकाल इतना भयंकर था कि इसकी वजह से मेवाड़ की जनसंख्या आधी रह गई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, 1899 ईस्वी में अर्थात विक्रम संवत 1956 में मेवाड़ में भीषण अकाल, जिसको क्या कहा जाता है, छप्पनिया अकाल पड़ा था, जिसके कारण मेवाड़ की जनसंख्या लगभग आधी रह गई थी। और पहले जनसंख्या कितनी थी इस अकाल से पहले, 18,45,008 और 18,45,008 से घट करके 10,18,805 रह गई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर आप विक्रम संवत से ईसवी सन और ईसवी सन से विक्रम संवत को बनाना भी जानिए। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है जिसको भी विक्रम संवत कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत ईसवी सन से या अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा 57 वर्ष आगे होता है। तो मान लीजिए 1899 में अगर हम 57 जोड़ देंगे तो कितना निकल करके आएगा, निकल करके आएगा 1956। और अगर मान लीजिए 1956 में से हम 57 माइनस कर देंगे तो कितना निकल करके आएगा, 1899। मान लीजिए अभी 2021 चल रही है, 2021 का हमें बनाना है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 57 जोड़ना पड़ेगा। देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 57 जोड़ना पड़ेगा। और कितना निकल करके आएगा, विक्रम संवत 2078। विक्रम संवत 2078। तो अभी कौन सा संवत चल रहा है, विक्रम संवत 2078 चल रहा है।
और मान लीजिए आपको विक्रम संवत दिया गया है, मान लीजिए आपके सामने 2078 विक्रम संवत दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी ईसवी सन बनाइए। तो ईसवी सन कैसे बनाएंगे आप इसका, इसमें से 57 को माइनस कर देना है। कितने को माइनस करेंगे, 57 को माइनस करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 2021 निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से विक्रम संवत का ईसवी सन और ईसवी सन का विक्रम संवत बनाया जाता है। आपको अलग अलग रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप विक्रम संवत का ईसवी सन और ईसवी सन का विक्रम संवत आप बना सकते हैं। और देखिए ज्यादातर केसेज में 57 से काम हो जाता है, लेकिन कई बार 58 को भी जोड़ना या घटाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में 57 से ही काम चल जाएगा आपका। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो महारानी विक्टोरिया के बड़े बेटे थे युवराज एडवर्ड सप्तम, जब युवराज एडवर्ड सप्तम का राज तिलक किया गया था इंग्लैंड में, तो इनके राज तिलक का समारोह दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। और इनके राज तिलक समारोह के लिए जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली आमंत्रित किया था। और जब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में इनके पास में प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने एक पत्र लिख करके भेजा, उसमें 13 सोरठे लिखे हुए थे। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को धिक्कारा कि आपके पूर्वज कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए और आप अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर रहे हैं, आपको अंग्रेजों के दरबार में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट के वो 13 सोरठे पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह दिल्ली पहुंचकर भी लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। और उन 13 सोरठों को कहा जाता है चेतावनी रा चूंगटिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए 1 जनवरी 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज तिलक समारोह में महाराणा फतेह सिंह ने लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। तब प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भेजे। इनको क्या कहा जाता है, 13 सोरठों को चेतावनी रा चूंगटिया। देखिए इन सोरठों को चेतावनी रा चूंगटिया कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि केसरी सिंह बारहट के सोरठे पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह का आत्मसम्मान जाग गया तथा महाराणा फतेह सिंह दिल्ली पहुंचकर भी एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के समारोह में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब महाराणा सज्जन सिंह का शासनकाल था तो महाराणा सज्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान चित्तौड़ तक तो रेलवे लाइन का निर्माण करवा दिया था और चित्तौड़ में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण भी करवा दिया था। लेकिन देखिए इस समय जो मेवाड़ की राजधानी है वो क्या है, उदयपुर। महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास किया था, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। और जब महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक बने तो इन्होंने मेवाड़ की राजधानी को रेलवे से जोड़ने के लिए चित्तौड़ से उदयपुर तक रेल लाइन बिछवाई और उदयपुर में रेलवे स्टेशन का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। लेकिन देखिए सीधा इन्होंने उदयपुर में रेलवे स्टेशन का निर्माण नहीं कराया, इन्होंने पहले चित्तौड़ से देवारी तक की रेल लाइन बिछाई और फिर देवारी से उदयपुर तक की रेलवे का इन्होंने निर्माण करवाया था। तो देखिए महाराणा फतेह सिंह ने चित्तौड़ रेलवे स्टेशन को उदयपुर से जोड़ने के लिए क्या किया था, देखिए चित्तौड़ से उदयपुर, और पहले कहां तक बनवाया था, पहले चित्तौड़ से देवारी तक और फिर देवारी से उदयपुर तक, अर्थात चित्तौड़ से उदयपुर तक का रेलवे का निर्माण मिस्टर कैम्बेल टॉमसन की निगरानी में करवा करके जो महाराणा सज्जन सिंह ने प्रयास किया था, उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको साकार किया था। देखिए महाराणा सज्जन सिंह के स्वप्न को साकार किया। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जब महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल था तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में जो इस समय भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड एलिंगन ने भी उदयपुर की यात्रा की थी और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड एलिंगन ही अंग्रेज सरकार का वो प्रथम वायसराय था जिसने चित्तौड़ से देवारी तक की रेल में यात्रा की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए फतेह सिंह के शासनकाल में लॉर्ड एलिंगन उदयपुर आया एवं यह पहला वायसराय था जिसने चित्तौड़ से देवारी तक रेल की यात्रा की थी। और पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि उदयपुर आने वाला या मेवाड़ आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड नाथन बुक्र था। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसने रेल में यात्रा की थी, पहली बार उदयपुर नहीं आया था, रेल में यात्रा करने वाला पहला वायसराय था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए आप इस बात का भी ध्यान रखना कि सन 1904 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही सर्वप्रथम मेवाड़ में या उदयपुर में प्लेग महामारी फैली थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए
महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही 1904 में मेवाड़ में प्रथम बार प्लेग महामारी फैली थी। प्लेग महामारी चूहों से होने वाली एक घातक बीमारी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक ऐसे ही सन 1918 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही मेवाड़ में या उदयपुर में इन्फ्लुएंजा बीमारी का भयानक प्रकोप हुआ था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही सन 1918 में इन्फ्लुएंजा बीमारी का भयानक प्रकोप भी हुआ था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखना कि सन 1921 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही सम्राट जॉर्ज पंचम के पुत्र, ना कि सप्तम के पुत्र, सम्राट जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी उदयपुर की यात्रा की थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, 25 नवंबर 1921 को सम्राट जॉर्ज पंचम के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने उदयपुर की यात्रा की थी। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा फतेह सिंह ने अंग्रेजों के साथ में मिलकर के मेवाड़ में नई सेना का गठन भी किया था, और उस सेना का नाम रखा गया था मेवाड़ लांसर्स, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मेवाड़ लांसर्स नाम की नई सेना का गठन भी किया था। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही जो मेवाड़ के उदयपुर के राजमहल है, उन राजमहलों में प्रथम बार बिजली पहुंचाई गई थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही सर्वप्रथम उदयपुर के राजमहलों में बिजली पहुंचाई गई थी। इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा फतेह सिंह ही मेवाड़ के गोहिल राजवंश के वे प्रथम शासक थे जिन्होंने केवल एक ही विवाह किया था, और बहुविवाह ना करके मेवाड़ के राजपूतों में यह मैसेज दिया था कि आपको भी बहुविवाह को त्याग देना चाहिए, केवल एक ही विवाह करना चाहिए। तो देखिए, महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने बहुविवाह समाप्त करके केवल एक ही विवाह किया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा फतेह सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 1.5 लाख रुपए का चंदा भी दिया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1.5 लाख रुपए का चंदा भी दिया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही एक और वायसराय ने उदयपुर की यात्रा की थी, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में उदयपुर आया था। तब महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया था कि जो महाराणा सज्जन सिंह ने वाल्टर के नाम पर जो वाल्टर कृत महिला अस्पताल या जनाना अस्पताल बनवाया था, उसकी नई बिल्डिंग की नींव महाराणा फतेह सिंह ने लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के हाथों से लगवाई थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने उदयपुर की यात्रा की थी। तब महाराणा फतेह सिंह ने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाए गए वाल्टर कृत जनाना या फीमेल अस्पताल की नई इमारत का शिलान्यास लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के हाथों से करवाया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में एक और वायसराय ने उदयपुर की यात्रा की थी, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। जब लॉर्ड मिंटो उदयपुर आया था तो उस समय महाराणा फतेह सिंह के राज दरबार में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिला था। यह सब देख करके महाराणा फतेह सिंह को बड़ा बुरा लगा। तभी महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया, अपने खुद के राज दरबार के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की नींव लॉर्ड मिंटो के हाथ से रखवा करके उस बिल्डिंग का नाम अर्थात खुद के दरबार का नाम क्या रखा, मिंटो भवन। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा फतेह सिंह ने वायसराय लॉर्ड मिंटो की उदयपुर यात्रा के समय उदयपुर के महलों में अपने स्वयं के दरबार के लिए लॉर्ड मिंटो के हाथ से एक बड़े भवन की नींव रखवा कर उसका नाम मिंटो दरबार हॉल रखा गया था, तो इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो महाराणा फतेह सिंह ने इस बिल्डिंग का नाम क्या रखा था, मिंटो दरबार हॉल रखा था, ना कि मिंटो भवन, मिंटो दरबार हॉल नाम था इस बिल्डिंग का। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। उस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई थी सन 1897 ईस्वी में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई थी। और एक और प्रसिद्ध किसान आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भी सन 1921 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, एवं बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भी 1921 में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ही हुई थी। लेकिन देखिए, इस समय तक अंग्रेजों की शक्ति काफी बढ़ गई थी और अब अंग्रेज ही तय करते थे कि कहाँ का राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया,
अंग्रेज लोग महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी से उतार दिया और महाराणा फतेह सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी से हटा करके महाराणा भूपाल सिंह को मेवाड़ का अगला राजा बना दिया था महाराणा फतेह सिंह की जीवित अवस्था में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी सरकार महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से खुश नहीं थी, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, फतेह सिंह को हटा करके भूपाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा फतेह सिंह के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो थे महाराणा भूपाल सिंह, और महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के गुहिल राजवंश के अंतिम शासक थे और ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक मेवाड़ के शासक रहे थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए महाराणा भूपाल सिंह का जो टेक्निकली शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1921 से लेकर के सन 1947 तक, अर्थात भारत की आजादी तक। लेकिन देखिए भारत की आजादी के बाद में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसकी समाप्ति 1956 में हुई थी। तो कुछ स्रोतों में महाराणा भूपाल सिंह का शासनकाल 1921 से लेकर के 1956 तक भी बताया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए लिखिए, यह मेवाड़ के अंतिम शासक थे जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक शासक बने रहे थे। और महाराणा भूपाल सिंह के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान क्या रखनी चाहिए, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और राजस्थान की करीब करीब सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी, तो उसके बाद में महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान की सभी रियासतों के ऊपर राजपुताना का या राजस्थान का, उस समय राजपुताना था, राजस्थान नहीं था, उस समय राजपुताना का महाराणा भूपाल सिंह को पहला एवं अंतिम महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए राजस्थान के एकीकरण के बाद जब करीब करीब सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी, उसके बाद में यह राजपुताना के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख बनाए गए थे। राज प्रमुख नहीं, महाराज प्रमुख बनाए गए थे। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, और इसके बारे में जब हम एकीकरण को पढ़ेंगे तब विस्तार से वहां पर बात करेंगे, तो वहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में जो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत महाराणा फतेह सिंह के, महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत भूपाल सिंह के समय में हुआ था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए जो क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत की आम जनता को साथ लेकर के जो आंदोलन किए जा रहे थे, उन आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। और मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत महाराणा भूपाल सिंह के समय हुई थी। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा भूपाल सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में नया भू बंदोबस्त शुरू करवाया था चेनोबिक ट्रेंच की अध्यक्षता में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा भूपाल सिंह ने चेनोबिक ट्रेंच को नियुक्त करके मेवाड़ में नया भू बंदोबस्त करवाया था। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि उस समय मेवाड़ में नशा काफी फैल चुका था। महाराणा भूपाल सिंह ने अपनी मेवाड़ की प्रजा को नशे से बचाने के लिए एक संस्था का गठन किया था। उस संस्था को कहा जाता है मादक प्रचार सुधार संस्था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए महाराणा भूपाल सिंह ने शराब, अफीम आदि नशीली वस्तुओं का लोगों में कम प्रचार करने के लिए मादक प्रचार सुधार संस्था की स्थापना भी की थी। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि वर्तमान भीलवाड़ा में जो भूपालगंज मंडी बनी हुई है, उस भूपालगंज मंडी की स्थापना महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा ही की गई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए भीलवाड़ा में भूपालगंज मंडी की स्थापना महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा ही की गई थी। और इसके साथ ही महाराणा भूपाल सिंह ने गुलाबपुरा, कपासन, चित्तौड़ एवं छोटी सादड़ी में कपास मिलों की स्थापना भी की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए कपासन, गुलाबपुरा, छोटी सादड़ी एवं चित्तौड़ में कपास मिल की स्थापना भी की थी। किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने। और इसके अलावा जो आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर शहर की साफ सफाई के लिए उदयपुर में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर शहर की साफ सफाई के लिए उदयपुर में म्यूनिसिपैलिटी की भी स्थापना की थी। और इसके अलावा जो आपको अंतिम बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि मेवाड़ की ऐसी जागीरें जिनके जागीरदार अभी नाबालिग हैं, या ऐसी जागीरें जिनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज चढ़ चुका है और उन जागीरों का प्रबंध ठीक से नहीं कर पा रहे हैं उनके जागीरदार, उन जागीरों के समुचित प्रबंध के लिए महाराणा भूपाल सिंह ने एक संस्था का गठन किया था। और उस संस्था को कहा जाता है शिशु हित कारिणी सभा या कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। तो देखिए
महाराणा भूपाल सिंह ने नाबालिग एवं कर्जदार जागीरदारों की जागीरों के समुचित प्रबंध के लिए कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, वार्ड नंबर ये, वार्ड नंबर वो है कोर्ट ऑफ वार्ड, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स या शिशु हितकारिणी सभा का गठन किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो देखिए इस प्रकार से हमारा मेवाड़ के गुहिल राजवंश का इतिहास संपूर्ण होता है। लेकिन अभी हमने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की मुख्य शाखा का इतिहास देखा है, इनकी अन्य शाखाओं का इतिहास अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन आप घबराइए मत, मेवाड़ के गुहिल राजवंश की जो शाखाओं का इतिहास है वो बहुत अधिक बड़ा नहीं है, बहुत अधिक लंबा नहीं है, इसीलिए उस पर एक क्लास भी पूरी तरह से बनाना संभव नहीं है। ज्यादातर कोचिंग वाले क्या करते हैं कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की शाखाओं का इतिहास आपको PDF के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, उसके ऊपर क्लास आपको नहीं देते हैं। मैं प्रयास करूंगा अगर एक क्लास पूरी उस पर बन पाई तो एक क्लास में मेवाड़ की शाखाओं के ऊपर भी या मेवाड़ के गुहिल राजवंश की शाखाओं के ऊपर भी बना करके आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। नहीं तो मुझे आपको PDF तो उपलब्ध करवानी है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और इसके अलावा देखिए आपको मुझसे शिकायत रही होगी कि मेरी क्लासेस बहुत लंबी होती है, मटेरियल काफ़ी अधिक होता है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखिए आपको मेरी क्लास लेने के बाद में अन्य किसी भी कोचिंग की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ दे दिया, इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल मैंने आपको उपलब्ध करवाया है 100% ऑथेंटिक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। तो चलिए दोस्तों, मेवाड़ का गुहिल राजवंश तो आज संपूर्ण हो चुका है, इनका इतिहास आज हमने देख लिया है। मिलते हैं जल्दी अगले किसी दूसरे राजवंश के इतिहास को लेकर के, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।